दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब वीरान अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप गुजर रही थी। इसके कैप्टन का ध्यान बहुत दूर खड़ी एक शिप पर गया जो ना ही आगे बढ़ रही थी और ना ही इनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। इस शिप के करीब जाने पर मालूम पड़ा कि यह शिप वीरान समंदर में अकेली सिर्फ लहरों के सहारे खड़ी थी। हैरानी की बात तो यह थी कि शिप के अंदर क्रू का साजो सामान, खाना पीना और सारा कार्गो बिल्कुल सही सलामत मौजूद था। लेकिन अगर नहीं था तो क्रू मौजूद नहीं था, जो बिना किसी निशानात के यहां से गायब हो चुका था। दोस्तों, मैरी सेलिस की इस मिस्ट्री ने पिछले 150 सालों से हिस्टोरियंस को परेशान कर रखा है। ये वो राज है जिसे समंदर के अलावा कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस शिप को 1861 में कनाडा में तैयार किया गया। उस वक्त इसका नाम अमेज़न रखा गया। अपने स्टार्ट के कई सफरों में ये छोटे मोटे हादसों का शिकार हुई थी। यही वजह है कि ये शिप हादसात के बारे में काफ़ी मशहूर थी, लेकिन अभी तक इसने कोई बड़ा हादसा फेस नहीं किया था। अपनी ऑनरशिप बदलते बदलते जब ये शिप कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास आई, तब इसका नाम मैरी सेलिस रखा गया। ये न्यूयॉर्क में 7 नवंबर 1872 का एक खुशगवार दिन था। मैरी सेलिस नामी ये शिप साहिल पर खड़ी थी और इस पर सामान लोड किया जा रहा था। मैरी सेलिस में एथेनॉल के 1700 बैरल्स लोड किए गए, जो कि पीने वाला नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल यूज का अल्कोहल था। इसको ये सारे बैरल्स न्यूयॉर्क से इटली के शहर जुनेवा तक अटलांटिक ओशन के रास्ते लेके जाने थे। इस शिप में टोटल 10 लोग सवार थे, जिसमें शिप के कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स, उनकी बीवी और उनकी 2 साला बच्ची समेत 7 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। सफर शुरू करने से पहले शिप में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और वो आसानी से बिना किसी रुकावट के सफर पर रवाना हो गई। यह सफर करीबन 7500 किलोमीटर लंबा था और नॉर्मली उस दौर में इतना बड़ा सफर तय करने के लिए कई दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते लग जाते थे। याद रहे कि तब जीपीएस या एडवांस कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी नहीं होती थी जिससे कैप्टन के साथ राब्ता बनाया जा सके। मैरी सेलिस को न्यूयॉर्क से निकले 3 हफ्ते गुजर चुके थे और मामूल के मुताबिक कई हफ्तों के बाद इसकी जुनेवा के पोर्ट पर आमद का इंतजार बढ़ता जा रहा था। लेकिन इतने वक्त के बाद भी मैरी सेलिस का कोई अता पता मालूम नहीं था। यहां तक कि मैरी सेलिस के बाद न्यूयॉर्क से निकली दूसरी शिप्स अब जुनेवा तक पहुंचना शुरू हो गई। अब परेशानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर मैरी सेलिस इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी अपनी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच पाई। मैरी सेलिस के रवाना होने के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप को भी न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जाना था। यह दी ग्रेटिया नामी एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप थी, जो कई हफ्तों के बाद 4 दिसंबर 1872 को यूजर आइलैंड के करीब पहुंची थी। यह समंदर का वो हिस्सा है जहां नीले आसमान और समंदर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वहां शिप के कैप्टन को बहुत दूर समंदर में एक शिप खड़ी दिखाई दी। कैप्टन ने नोटिस किया कि वो शिप पानी पर आगे नहीं बढ़ रही बल्कि सिर्फ एक ही जगह पर खड़ी है। समंदर के इस हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और इन्होंने इसे दूर से ही कई सिग्नल्स भेजे, लेकिन जब आगे से कोई रिप्लाई नहीं आया तो कैप्टन ने इसके करीब जाने का फैसला किया। करीब जाने पर मालूम पड़ा कि यह कोई और नहीं बल्कि कैप्टन के ही दोस्त की मैरी सेलिस नामी शिप थी, जिसको न्यूयॉर्क से निकले अब पूरा 1 महीना गुजर चुका था। मैरी सेलिस जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन में अकेली खड़ी हुई दिखाई दी। इसमें किसी किस्म की कोई हरकत नहीं थी। दी ग्रेटिया के कैप्टन ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सेलिस में भेजा, जहां वो सब ये देखकर हैरान हो गए कि शिप पर कोई भी मौजूद नहीं था। 1 महीना पहले जो न्यूयॉर्क से 10 लोगों के साथ निकली थी, वो सारे लोग आखिर समंदर के बीचों बीच कहां गायब हो गए। यही सवाल अब दी ग्रेटिया के कैप्टन को भी खाए जा रहा था। पहले तो इनको लगा कि शायद शिप पर कोई हादसा हुआ है, लेकिन जब इन्होंने मैरी सेलिस का जायजा लिया तो पूरी शिप बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन और इनकी फैमिली का सारा सामान और क्रू मेंबर्स के कपड़े तक बिल्कुल सही हालत में मौजूद थे। ना सिर्फ इतना बल्कि जो गुड्स वो जुनेवा तक ले जा रहे थे वो भी अपनी हालत में बिल्कुल सही सलामत मौजूद थे। यहां तक कि शिप पर क्रू के लिए जो खाने का स्टॉक पड़ा था वो भी अभी तक वैसे ही मौजूद था।
थोड़ा और जांच पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली। ये लॉग बुक पहले शिप कैप्टन अपने पास रखते थे, जिसमें शिप की मेंटेनेंस और इश्यूज के बारे में लिखा जाता था। इस लॉग बुक में मैरी सेलिस्ट के कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन यह शिप इस हालत में पाई गई थी, इससे भी लगभग 10 दिन पहले। इसका मतलब यह था कि करीबन 10 दिनों से मैरी सेलिस्ट वीरान अटलांटिक ओशन में खड़ी थी। दी ग्रेटिया के कैप्टन ये सारा माजरा देख रहे थे, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में इनकी नजर लाइफ बोट वाले सेक्शन पर पड़ी, तो वहां इनको लाइफ बोट नजर नहीं आई। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि शिप पर जरूर कुछ हुआ था और सब लोग अपनी जान बचाकर लाइफ बोट में कहीं भाग निकले। कैप्टन के कैबिन में न्यूज सेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स भी मिसिंग थे और इनके बेड के नीचे एक तलवार अपने कवर में बंद पड़ी हुई पाई गई, जो इस बात की निशानी है कि शिप पर किसी किस्म का हमला नहीं हुआ, वरना तलवार अपने कवर से बाहर होती या फिर वहां मौजूद ही ना होती। लॉग बुक के अलावा दूसरे तमाम डॉक्यूमेंट्स भी वहीं मौजूद थे। यहीं एक और चीज नोटिस की गई कि शिप का कैबिन हर जगह से गीला था और कई जगह पर 1.5-2 फुट पानी भी खड़ा था, लेकिन यह पानी इतना नहीं था जो इस साइज की शिप को नुकसान पहुंचा सके। दोस्तों, इंटरनेशनल सैल्वेज लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको इस शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवार्ड दिया जाएगा। इस लॉ का फायदा उठाते हुए दी ग्रेटिया के कैप्टन मैरी सेलिस्ट को जिब्राल्टर तक लेकर गए, जहां अथॉरिटीज ने इस शिप को तब तक अपने पास रखा जब तक कोर्ट की हियरिंग्स कंप्लीट नहीं हो गई। कोर्ट ने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कई हियरिंग्स के बाद भी कोई सुराग मिल न सका। कोर्ट हियरिंग्स भी जब इस मामले को सुलझा न सका तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि आसमानी मखलूक मैरी सेलिस्ट के क्रू को ले उड़ी, कई ने कहा कि समंदर की किसी बला ने इन पर हमला कर दिया होगा। इन सब मनगढ़ंत बातों में से एक बात सच्ची थी कि मैरी सेलिस्ट जब से बनी थी इसके साथ तब से हादसात होते आ रहे हैं। एक बार ये दूसरी शिप के साथ टकराई, लेकिन मामूली सी टक्कर के बावजूद वो शिप डूब गई। फिर मैरी सेलिस्ट को जब रिपेयर के लिए पोर्ट पर लाया गया तो रिपेयर से पहले ही पोर्ट पर खुद ब खुद आग लग गई और एक मर्तबा तो सफर पर रवानगी से पहले ही इसके कैप्टन की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो दुनिया से चल बसा। दोस्तों, इन सब बातों की वजह से अब ऐसा माना जाने लगा कि शायद मैरी सेलिस्ट पर जिनों और आत्माओं का राज है, जिसकी वजह से ये लेटेस्ट हादसा हुआ है। और तब से लेकर मैरी सेलिस्ट को घोस्ट शिप का टाइटल भी दिया जाने लगा। लेकिन असल में उस दिन क्या हुआ था, इसके बारे में कुछ डिफरेंट थ्योरीज हैं। दोस्तों, सबसे पहली थ्योरी गद्दारी के बारे में है। कई लोगों का मानना है कि दी ग्रेटिया के कैप्टन ने मैरी सेलिस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर सैल्वेज लॉ का रिवार्ड हासिल किया। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा होता तो शिप पर कहीं तो खून खराबे के निशानात मौजूद होते। अब यहाँ तो दी ग्रेटिया ने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ा और सारे निशानात मिटा डाले, और या फिर यह थ्योरी ही गलत है। दूसरी थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी में कहा गया है कि शिप पर अल्कोहल के 1700 बैरल्स मौजूद थे, लेकिन जब ये शिप अथॉरिटीज के पास लाई गई तो उनमें से 9 बैरल्स खाली थे। हो सकता है कि अल्कोहल के कुछ बैरल्स में ब्लास्ट हुआ हो, जिसकी वजह से क्रू मेंबर्स लाइफ पोर्ट में बैठकर यहां से भाग गए हों। मगर जहां ये बैरल्स मौजूद थे वहां ब्लास्ट या आग लगने का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। दोस्तों, तीसरी थ्योरी में यह बात सामने आई कि हो सकता है कि शिप समुद्री तूफान की लपेट में आ गई थी और इसमें पानी भरना शुरू हो गया था। यही चीज देखते हुए कैप्टन ने शिप को एवैक्यूएट करने का फैसला किया और वो सारे छोटी लाइफ बोट में बैठकर भाग गए हों। इतनी छोटी लाइफ बोट समुद्री लहरों का मुकाबला न कर पाई और वो सब जान की बाजी हार गए। यह थ्योरी काफी हद तक दुरुस्त मालूम होती थी, मगर यह भी बस एक थ्योरी ही थी। थ्योरीज तो बहुत है, मगर कोई एक थ्योरी भी सबूतों के साथ प्रूव नहीं हो सकी। 150 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस मिस्ट्री को आज तक सुलझाया नहीं जा सका। मैरी सेलिस्ट के साथ आखिर क्या हुआ, कैप्टन ने किन हालात में इस शिप को छोड़ा और फिर वो सब कहां चले गए, ये बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है।